हाय फ्लावर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए आई एम स्टिल योर्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लान वांग जी विंग की जो बर्थडे पार्टी थी वहाँ पे पहुँच चुका था बिना किसी की इन्विटेशन किए और बिना किसी की को इन्फॉर्म किए। लेकिन यहाँ पे एक अलग ही तरीके का सीन हो चुका था जो कि उसका यहाँ पे लव कन्फेस हो चुका था। उसने खुद से ही विंग को सबके सामने ये बोला था, विंग को नहीं, उस लड़के को जवाब दिया था जिसने विंग के सामने उन सभी के सामने ये बोला था कि लान वांग जी ने अभी अभी विंग को लव बोला है। तो वहाँ पे उसने उस लड़की को जवाब देते हुए और विंग की आंखों में आंखें डालते हुए यहाँ पे कन्फेस तो कर दिया था कि हाँ उसने वही बोला जो उसने सुना। लेकिन यहाँ पे विंग कम्प्लीटली डिनाई कर चुका था कि नहीं, वो उससे प्यार नहीं करता। भले ही यहाँ पे विंग की इंटेंशंस कुछ भी रही हो, लेकिन उसकी जो ये यहाँ पे एक्शन था वो कहीं ना कहीं लान वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। लान वांग जी अभी तक नहीं जानता था कि विंग का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो क्या है। हाँ, उसने ये ज़रूर बताया था कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और अभी उसकी एक आंट है जो कि लीगली उसकी अभी गार्जियन है, जो कि उसकी मॉम के एंड से असाइन की हुई है। या ये कहो कि उसकी मॉम नहीं, उसकी डेथ के बाद यानी कि विंग की डेथ के बाद उसको उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी। इवन उसको उसका लीगल गार्जियन बना दिया था। यहाँ पर उसकी लाइफ में लिए जाने वाले हर एक फैसले तक मैडम यू किया करती थी। यहाँ पे लान वांग जी ये सब कुछ नहीं जानता था। लान वांग जी यहाँ से जा चुका था। दूसरी तरफ विंग था जो कि उसकी फेशियल एक्सप्रेशंस यानी कि लान वांग जी की जो चेहरे के हाव भाव थे उन्हें आसानी से पढ़ चुका था और वो ये भी महसूस कर चुका था कि लान वांग जी इस वक्त ना जाने किस स्थिति में होगा। क्योंकि जब हम किसी की फेशियल एक्सप्रेशंस को पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो हम उसके दिल के दर्द को आसानी से समझ सकते हैं। ऐसा ही एग्जैक्ट अभी विंग के साथ हो रहा था। विंग यहाँ पे चाहता तो नहीं था कि जो लान वांग जी के साथ उसने अभी अभी किया उसका इफेक्ट उसके फेस पे दिखाई दे, क्योंकि अगर बाय एनी चांस यहाँ पे किसी को कुछ भी डाउट हो गया तो मे भी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसके फ्रेंड्स ही नहीं थे, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि मैडम यू ने यहाँ पे असाइन किए थे और हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए। इससे अच्छा है कि इस चीज़ों को यहीं पे रोकना ही सही समझा उस वक्त विंग ने। विंग अपनी ही पार्टी को मरे हुए मन से ही सही लेकिन एंजॉय कर रहा था। सभी इस बात को थोड़ी देर में भूल भी चुके थे कि लान वांग जी अभी अभी यहाँ पे कैसे आया, कैसे गया, क्या बोल के गया, या फिर क्या तमाशा उसकी वजह से यहाँ पे हुआ। हर कोई पार्टी एंजॉय कर रहा था, लेकिन विंग था जो कि अपने फेस पे एक फेक स्माइल रखे हुआ था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था जिस इंसान को उसने अभी तकलीफ दी है वो इस वक्त किस हाल में होगा। शायद अपने घर जाके वो रो रहा होगा या फिर कोस रहा होगा उस दिन को जब वो विंग से मिला था। लेकिन विंग भी क्या कर सकता है, यहाँ पे वो अपनी स्थिति को भी ध्यान दे रहा था, तो वहाँ पे वो लान वांग जी की स्थिति को भी ध्यान दे रहा था। यहाँ पे लगभग 12 से 1 बज चुके थे इस पार्टी को ख़त्म होते होते। विंग डायरेक्टली अपनी कार की कीज लेता है और डायरेक्टली लान वांग जी के घर की तरफ बढ़ना शुरू ही करता है कि तभी आधे रास्ते में ही उसके कार के सामने एक और कार आके खड़ी हो चुकी थी। उसने नीचे उतर के देखा था, वो किसी और की नहीं, जैनचेंग की कार थी। जैनचेंग लगभग 15 से 20 मिनट तक विंग से बात की और उसके बाद विंग को वापस घर लेके आ चुका था। यहाँ पे एक दिन तो निकल चुका था। दूसरी तरफ लान वांग जी था जो कि सच में ये सोच रहा था कि क्या सच में विंग उसके साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहा ना, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि विंग सबके सामने एम्बेरस्ड फील कर रहा हो उसे एक्सेप्ट करने में। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि पिछले 2 सालों से बस विंग अपने इंजॉय के लिए, हालांकि अब इन दोनों के बीच में कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी क्या पता वो सिर्फ एक टॉय समझ के मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा हो। बहुत सारी चीज़ें थी जो इस वक्त लान वांग जी के दिमाग में चल रही थी। हो सकता है कल के दिन वो अपना रिश्ता पूरी तरीके से विंग से ख़त्म भी कर दे। ये सारी चीज़ें भी उसके दिमाग में चल रही थी। उसे एक छोटी सी होप चाहिए थी जिसके चलते वो उस रिश्ते को बचा सके, लेकिन आज की रात तो उसे ये होप कहीं से कहीं तक नहीं मिलने वाली थी। यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग लान वांग जी अपने उसी भारी मन से अपने आप को फ्रेश करके, मॉर्निंग रूटीन्स करके और ब्रेकफास्ट को स्किप करके, यहाँ पे लान वांग जी आज बिल्कुल भी कुछ भी खाने के मूड में नहीं था, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी विंग के पास जाना चाहता था और उससे बात करना चाहता था। उससे पूछना चाहता था कि आखिरकार जो कल की रात हुआ वो क्या था। क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? क्या तुम्हें एम्बेरस्ड फील होता है सबके सामने मुझे एक्सेप्ट करने में, या फिर कोई और प्रॉब्लम है? यहाँ पे
लान वांग जी भले ही इस रिश्ते को ख़त्म करे या रखे, लेकिन उससे पहले एक बार वो विंग से बात जरूर करना चाहता था। यहाँ पे दूसरी तरफ कॉलेज में आज थोड़ी बहुत सनसनी तो फैली हुई थी, क्योंकि लास्ट नाइट जो कुछ भी हुआ था वो पूरी के पूरी कॉलेज में आज फैल चुका था। कुछ सीनियर्स भी थे, कुछ जूनियर्स भी थे जो कि गॉसिप्स कर रहे थे इस बारे में कि आखिरकार लान वांग जी इतनी हिम्मत हो गई कि वो विंग की पार्टी में जाके ये बोलाया कि हाँ विंग और वो दोनों ही एक रिलेशनशिप में हैं, जबकि विंग ने यहाँ पे कम्प्लीटली डिनाई भी किया। उसके बावजूद भी उसने इस बात को इतनी ओपनली कैसे बोल दिया। सभी लोग लान वांग जी की ही बात कर रहे थे, या फिर ये भी कह सकते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो कि लान वांग जी के स्टेटस को देखते हुए, उसकी स्थिति को देखते हुए, उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है, जितना वो पुअर है, गरीब है, उस सबको देखते हुए बहुत सारे लोग तो ये तक बोल रहे थे कि शायद वो विंग को फंसाने की कोशिश कर रहा है। विंग ने उससे 2-4 अक्सर ढंग से क्या बोल दिए, उसके साथ थोड़ा सा फ्रेंडली क्या हो गया, उसकी हेल्प क्या कर दी, वो तो बिल्कुल विंग को ऐसे देखने लगा जैसे कि विंग उसके पीछे लट्टू हुए जा रहा था। यहाँ पे बहुत सारी गॉसिप्स चल रही थी, लेकिन इन गॉसिप्स से बचने का शायद आज लान वांग जी के पास कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे गॉसिप्स बढ़ रही थी वैसे वैसे लान वांग जी भी कॉलेज के अंदर एंटर कर रहा था। और जैसे ही वो हॉलवे में पहुंचा ही था कि तभी बहुत सारे स्टूडेंट के ग्रुप ने उसे घेर लिया। यहाँ पे लान वांग जी उनसे निकलने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बॉयज़ थे, बहुत सारी गर्ल्स थे जो कि लान वांग जी को पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे, बहुत कुछ। इवन उसके कैरेक्टर पे भी यहाँ पे उंगलियाँ उठा दी गई। लान वांग जी उनको जवाब तो देना चाहता था, लेकिन इंट्रोवर्ट होने की वजह से उसके पास ज़्यादा शब्द भी नहीं थे कि वो कुछ ज़्यादा बोल पाए या फिर अपनी सफाई दे पाए। और उसके पास कोई ऐसा प्रूफ भी तो नहीं था जो ये प्रूफ करे कि हाँ विंग और वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि जब से वो इस कॉलेज में आया है लगभग 1 साल से उन दोनों ने ही बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने रिलेशनशिप को मैनेज किया है, बहुत अच्छे से इसको हाइड रखा है, सीक्रेट रखा है। तो वो कैसे किसी को ये बता दे कि उस टाइम पे हमने ऐसा किया, वो सब कुछ किया, क्या तुमने नहीं देखा, या फिर ऐसा कुछ भी। उसके पास कुछ भी नहीं था। वो 2-4 शब्द बोल भी पाया तो भी उसके बाद उसके पास सिर्फ एक चारा रह गया, और वो था चुप्पी साध लेने का, क्योंकि इस वक्त उसका कुछ भी बोलना किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। भले ही लान वांग जी ने अपने यहाँ पे एक अलग छवि बनाई है, अलग इमेज बनाई है, लेकिन कल रात जो कुछ भी उसने किया है, भले ही उसको उस चीज़ में हर एक चीज़ नॉर्मल लगा, लेकिन एक चीज़ जो है समाज की आज भी कायम है, और वो है अमीरी और गरीबी। यहाँ पे किसी भी गरीब को अधिकार नहीं है किसी अमीर के पास जाने का, किसी भी गरीब को अधिकार नहीं है किसी अमीर से प्यार करने का, क्योंकि अगर ऐसा होता है ना तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यही बोल दिया जाता है कि वो उसके पैसे के पीछे है। लान वांग जी एकटक उन लोगों की बातें बस सुने जा रहा था, क्योंकि सच में उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बच चुका था। यहाँ पे वो बोलना तो चाहता था कि विंग और उसके बीच में सच में रिलेशनशिप है, लेकिन वो बोल पाया तो बस इतना ही कि ये मेरी लाइफ है, मैं जो करना चाहूँ वो करूँ। जब तक आप में से किसी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तब तक आप में से किसी को भी ये बोलने का अधिकार नहीं है कि मैं कैसा हूँ। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया है, और जो सच है वो एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाएगा। और अगर सच में विंग को मुझसे कोई मतलब नहीं है, वो मुझसे नहीं प्यार करता है, तो कोई बात नहीं। आज के बाद ये लान वांग जी विंग के करीब तो क्या, दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन तभी कुछ लोग उसे और भी ज़्यादा परेशान करने लगे थे। कुछ ने उसका बैग छीन लिया, उसमें से बुक्स बाहर फेंक दी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो वहाँ पे हो रही थी, लेकिन इन सभी की इस हरकत से कोई था जो दूर से उन्हें देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था, और वो अपने कदमों को उन सभी की तरफ बढ़ा रहा था ताकि वो लान वांग जी की इस वक्त मदद कर सके। लेकिन वो कुछ दूरी पे ही था कि तभी उसे एक हाथ ने खींच लिया और एक खाली से क्लासरूम के अंदर रख दिया। दूसरी तरफ वो सभी लोग अभी भी लान वांग जी का बहुत ज़्यादा मजाक बना रहे थे, और एक तरफ वो कमरा था जहाँ पे सिर्फ 2 लोग थे, और वो 2 लोग कोई और नहीं, जैन चैंग और विंग थे। विंग ने अभी अभी जो भी लान वांग जी के साथ होते हुए देखा था, उसका जो गुस्सा था ना वो 7वें आसमान पे था। आज तो वो शायद कन्फेस कर ही देता कि हाँ लान वांग जी उसका बॉयफ्रेंड है, और किसी को भी उससे कुछ भी बात करने की या इस तरीके से उसे बेइज्जत करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन कल रात की ही तरह फिर से जैन चैंग उसको रोक चुका था। जैसे ही यहाँ पे वो
जैन चेंग उसको कमरे के अंदर खींचता है तो विंग चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि क्या कर रहे हो तुम, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं उसकी हेल्प करने जा रहा था। तो तभी जैन चेंग उसको थोड़ा सा झंझोड़ते हुए बोलता है, क्या तुम होश में हो, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है, किसकी हेल्प करने जा रहे हो तुम? अगर तुम्हें लान वांग जी की हेल्प करनी ही है ना, तो मैं तुम्हें एक सिंपल सी एडवाइस देता हूँ जिससे तुम उसकी हेल्प कर सकते हो। दूर रहो उससे। अगर बाय एनी चांस किसी ने तुम्हें उसके पास भी देख भी लिया ना, तो तुम्हें पता नहीं है कि उसकी लाइफ के साथ क्या हो सकता है। अगर बाय एनी चांस तुम्हारे इस रिश्ते के चलते, तुम्हारे इस प्यार का पूरा मैटर माँ के सामने आ भी गया ना, तो तुम तो दूर की बात रहे, तुम्हारे इस लवर को भी नहीं छोड़ेंगी वो। जैन चेंग जैसे जैसे विंग को समझा रहा था, वैसे ही विंग चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तुम्हारी माँ से और ना ही उनकी इस स्टेटस से, या ये कहो कि उनके पावर से, मुझे बस उसकी हेल्प करनी है। तो तभी जैन चेंग उसको फिर से अपनी तरफ टर्न करते हुए बोलता है, शांत रहो विंग, अगर तुम उसकी सच में हेल्प करना चाहते हो ना, तो उससे दूर रहो, यही उसके लिए तुम्हारी सबसे बड़ी हेल्प होगी। तुम उसके अलावा उससे और किसी भी तरीके से हेल्प नहीं कर सकते हो। मेरी माँ ने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला है, इसलिए शायद तुम्हें तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उन्हें पता चला ना कि इस सब के बारे में, तो लान वांग जी की लाइफ जीते जी जहन्नुम बन जाएगी। और वैसे भी मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि इस रिलेशनशिप को जितना हो सके उतना सीक्रेट रखना। एटलीस्ट 1 साल और तुम्हें ये सब कुछ झेलना था, लेकिन नहीं, ना तुमसे ये हो पाया, ना ही तुम्हारे उस लवर से ये हो पाया। अब मेरी मानो तो बस उससे दूर रहो, वरना उसकी जान तक मार ले सकती हैं, याद रखना इस बात को। यहाँ पे विंग एक चीज़ तो रियलाइज कर चुका था कि वो सच में अभी बहुत बड़ी गड़बड़ करने जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो मैडम जू का रोल है ना, वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। मैडम जू के लिए उनका रुतबा, उनका स्टेटस, उनकी पोजीशन और उनका जो ये रेपुटेशन है ना, वही सब कुछ है। यहाँ पे उनके लिए उनके बच्चों की क्या फीलिंग्स हैं कोई मैटर नहीं करता। उन्होंने अपने बच्चों को पूरी फ्रीडम दी हर एक चीज़ के लिए, लेकिन फ्रीडम नहीं दी तो बस एक चीज़ के लिए कि वो किसी भी गरीब से कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, किसी भी तरीके से कोई रिश्ता उनसे नहीं रखेंगे। इसके अलावा उन्हें जो करना है, जैसे करना है, वो कर सकते हैं। यहाँ पे विंग उनका बेटा तो नहीं था, लेकिन मरने से पहले विंग की मॉम उनसे उसका लीगल गार्जियन बना के गई, और इसके चलते विंग की लाइफ में भी पूरा का पूरा कंट्रोल इस वक्त मैडम यू का था। यहाँ पे सिर्फ विंग की ही लाइफ में नहीं, जैन चेंग और जैन यांगली, इन दोनों की ही लाइफ में भी पूरी तरीके से मैडम यू का कंट्रोल था। मैडम यू एक ऐसे खानदान से आती थी जहाँ पे उन्होंने भी एक बिजनेस डील के चलते ही जैन चेंग मियान से शादी की थी, और अभी भी उनका यही मानना है कि जहाँ पे अमीर लोग होते हैं ना, वहाँ पे उनके कोई दोस्त नहीं हो सकते, बस उनके राइवल्स हो सकते हैं, उनके दुश्मन हो सकते हैं, उनके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, दोस्त नहीं हो सकते। लेकिन वो क्या जाने कि दोस्त भी होते हैं, प्यार भी होता है, और वो चीज़ें किसी की स्टेटस देख के नहीं होती। यहाँ पे अभी तक की लाइफ में विंग और जैन चेंग और यांगली, इन तीनों की ही लाइफ में कोई भी एक पुअर पर्सन नहीं आया था। इवन मैडम यू तो कभी कभार उनको हंसते मुस्कुराते हुए अपने सर्वेंट से तक बात नहीं करने देती थी। सर्वेंट भी आते ही उन्हें बो डाउन किया करते थे, जब तक उनका खाना कंप्लीट ना हो जाए वो वहाँ पे अपना सर झुका के खड़े रहते थे, क्योंकि उन लोगों को भी अनुमति नहीं थी कि अपने जो मास्टर है उनके सामने वो सर उठाए, और मास्टर्स को भी अनुमति नहीं थी, उन्हें भी परमिशन नहीं थी कि किसी भी सर्वेंट से वो बात करे, किसी भी सर्वेंट के बच्चे के साथ वो खेले, किसी भी तरीके की यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस थी। तो बस एक चीज़ के लिए कि किसी भी गरीब से कोई रिश्ता नहीं रखना है, जो जहाँ पे होना चाहिए उसे वहीं पे रहने दो। लेकिन शायद मैडम यू का ये रूल कोई तोड़ चुका था, और वो कोई और नहीं, खुद विंग था। विंग 2 साल पहले ही मैडम यू का ये रूल तोड़ चुका था कि गरीबों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है, क्योंकि उसने एक ऐसे लड़के के साथ प्यार किया है जो कि गरीब ही नहीं, इवन उसके तो फैमिली का भी कोई अता पता नहीं है। और ये सारी बातें अगर मैडम यू को पता लग गई तो शायद विंग पे तो शायद कम इफेक्ट पड़े, विंग को शायद इस कंट्री से भेज दिया जाएगा, उसको नज़रबंद कर दिया जाएगा, हो सकता है उसको पढ़ाई छुड़वा के उसको उसकी कंपनी में ध्यान लगाने के लिए बोल दिया जाएगा। लेकिन जिसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वो होगा लान वांग जी, क्योंकि यहाँ पे उनका मानना भी एक ही चीज़ है, गरीब लोग अमीरों के साथ दोस्ती रखते हैं तो सिर्फ उनके पैसों के लिए। जैसे ही विंग को रियलिटी ने हिट किया था, वैसे ही विंग का फेस एकदम ऐसा हो चुका था जैसे कि वो किसी भी पल रो सकता है। तभी
जेनचेंग उसके पास बढ़ते हुए उसको उसके बैक में उसके शोल्डर पे टैप करते हुए उसे थोड़ा सा शांत करते हुए बोलता है, चिंता मत करो, वहाँ पे कोई है जो उसकी हेल्प कर रहा है, लेकिन प्लीज़ तुम उसकी बस इतनी हेल्प करना कि ओपनली उससे कभी मत मिलना, एटलीस्ट अगले 1 साल तक तो नहीं, क्योंकि 1 साल के बाद तुम्हें तुम्हारी कंपनी मिल जाएगी और उसके बाद शायद मॉम का भी इतना राइट तुम पे नहीं रहेगा। उसके बाद तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ इस 1 साल को संभाल लो। अगर तुम्हारी वजह से उसको कुछ भी हो गया ना तो शायद तुम कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम भी अच्छे से जानते हो मॉम के लिए किसी को भी मरवाना बहुत आसान सी बात है। और रही बात तुम्हारे लवर की, अभी तक वो अपने प्रॉब्लम से दूर जा चुका होगा। ऐसा ही जब जेनचेंग ने विंग को बोला, विंग ने उसके आइस से आइस कांटेक्ट बनाते हुए उससे इशारों में ही कुछ क्वेश्चन पूछा और उसने भी हाँ में अपने सर को हिलाते हुए उसे श्योरिटी दी कि हाँ तुम जो पूछ रहे हो उसका आंसर हाँ है। यहाँ पे जेनचेंग और विंग की बातें तो कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन वहाँ से जाते हुए जेनचेंग विंग से एक बात बोल गया, तुम्हें पता है तुम खुशकिस्मत हो जो तुम मेरी मॉम की बेटी नहीं हो। आखिरकार आज नहीं तो कल तुम्हें तुम्हारी फ्रीडम मिल ही जाएगी। पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। अपने इस दुख को व्यक्त करते हुए जेनचेंग यहाँ से जा चुका था और दूसरी तरफ विंग था जो कि अपने बालों पे अपने हाथों को फेरते हुए ये सोचने लगा था कि सच में वो अभी बहुत बड़ी गड़बड़ करने जा रहा था, क्योंकि जिस कॉलेज में वो पढ़ता है वो कॉलेज भी मैडम यू ही और मतलब इस कॉलेज की ओनर भी वही है। यहाँ पे हर एक इंसान उनके लिए इतना लॉयल है ना कि अगर वो एक बार विंग लानवांग जी की हेल्प करने इंसानियत के नाते भी जाता ना तो भी इस बात की पूरी खबर मैडम यू को दे दी जाती और मैडम यू न जाने इस बात को क्या समझ लेती और लानवांग जी की लाइफ जो पहले से ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से गुजर रही है और भी ज़्यादा टफ हो जाती। यहाँ पे विंग और जेनचेंग दोनों को ही लग रहा था कि शायद उन्होंने सिचुएशन को संभाल लिया है, लेकिन शायद उनका सही सोचना गलत था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ नहीं थी जो कि मैडम यू तक ये बात पहुँचा सके। यहाँ पे विंग और जेनचेंग अपने कॉलेज को कंप्लीट करके यहाँ से घर जा चुके थे और आज का पूरा दिन विंग ने एक बार भी लानवांग जी को नहीं देखा था, क्योंकि अब वो भी चौकन्ना रहना चाहता था। लानवांग जी से बात तो करना चाहता था, उससे आंखें मिलाना तो चाहता था, लेकिन विंग ने उसको कम्प्लीटली इग्नोर किया, जिसके चलते लानवांग जी को समझ में आई तो बस एक ही चीज़ कि शायद विंग सच में उसके साथ सिर्फ गेम खेल रहा था। मुझे नहीं पता कि उसने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया, लेकिन हाँ ये श्योर है कि उसने कभी भी मुझे अपने लवर के रूप में तो नहीं देखा। ये सारी चीज़ें लानवांग जी के दिमाग में चल रही थी। अपने साइकिल को उठा के वो जा चुका था अपने घर की तरफ और दूसरी तरफ विंग और जेनचेंग भी पहुंच चुके थे अपने घर पे। लेकिन आज घर में जो सन्नाटा था ना वो उन्हें कुछ अलग ही वाइब्स दे रहा था। ये कहो कि शायद कुछ ऐसी वाइब्स जो उन्हें सिर्फ बुरा फील करा रही थी। हाँ, जैसे ही जेनचेंग और विंग दोनों ही हॉल में एंटर करते हैं तो उन्हें दिखाई देती है गुस्से से भरी हुई एक लेडी जो कि सोफे पे बैठी हुई थी। अपने हाथों को सोफे पे फैला के बैठी हुई थी, अपने पैरों को एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के बैठी हुई थी और नजरें एकटक एंट्रेंस की तरफ थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रही थी और शायद उसका इंतज़ार अब ख़त्म भी हो चुका था, क्योंकि जिनका वो इंतज़ार कर रही थी वो अब आ चुके थे और अब सवालों की बारिश शुरू होने ही वाली थी। जेनचेंग और विंग जैसे ही हॉल में एंटर करते हैं तो तभी मैडम यू अपने पैरों को सीधा करते हुए अपने पैरों पर खड़ी होती है और डायरेक्टली विंग की तरफ देखते हुए बोलती हैं, तो डियर विंग बताओ तुम्हारा बर्थडे कैसा था? कल रात पार्टी तो बहुत अच्छी रही होगी ना? यहाँ पे विंग नर्वस हो चुका था मैडम यू की इस एक क्वेश्चन से ही। यहाँ पे मैडम यू आगे अपने कदमों को बढ़ाते हुए और अपने सवालों को भी आगे बढ़ाते हुए बोलती हैं, तो बताओ तुमने कितना एंजॉय किया? क्या तुमने किसी ऐसे पर्सन को इनवाइट किया था जो कि मैं नहीं चाहती थी कि वहाँ पे आए? क्या तुमने किसी ऐसे इंसान को वहाँ पे आने दिया जो कि हमारे स्टेटस को मैच नहीं करता? क्या तुमने ऐसा कुछ किया है जो कि मुझे पता होना चाहिए लेकिन तुमने मुझे आज तक नहीं बताया? यहाँ पे मैडम यू की सवालों की बारिश एकदम बंद होने का नाम नहीं ले रही थी और विंग था जो कि इतना नर्वस हो चुका था कि उसके फॉरहेड से तो पसीना ही टपकने लगा था, वो स्वेटिंग होने लगा था, क्योंकि उसे पता था जैसे सवाल मैडम यू कर रही हैं उसके हिसाब से
उन्हें सब कुछ पता चल चुका है। यहाँ पे मैडम यू फाइनली विंग के सामने जाते हुए उनके कॉलर को ठीक करते हुए उससे बोलती है, शायद तुम भूल चुके हो मेरे रूल्स को। क्या तुम्हें याद नहीं, मैंने तुमसे बोला था कि किसी भी गरीब को अपने आसपास आने की इजाज़त मत देना। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं और कितनी बार समझाऊं कि अमीर लोगों के कोई दोस्त नहीं होते, उनके बस राइवल्स होते हैं, उनको बस इस्तेमाल किया जाता है। और याद रखना, तुम आज नहीं तो कल ये बात समझ ही जाओगे, लेकिन तब तक मेरे कहे अनुसार चलो, वरना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और तुम्हारे उस सो कॉल्ड लवर को तुम्हें जीने लायक नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पे जैसे ही मैडम यू ने गुस्से में बोला ही था कि तभी विंग का भी गुस्सा थोड़ा ऊपर चढ़ चुका था और उसने भी ऊंची आवाज में मैडम यू को आंसर करते हुए बोला, लान वांग जी, उसका नाम लान वांग जी है जिसे आप सो कॉल्ड बोल रही हैं। मैं उससे प्यार करता हूँ और आज तो क्या, मैं अगले जन्म में भी उसका साथ नहीं छोड़ने वाला, ना ही आज आपकी धमकियों से और ना ही कल किसी और के मजबूर किए जाने पे। विंग ने यहाँ पे अपना सेंटेंस कंप्लीट किया ही था कि तभी यहाँ पे खड़े हुए हर एक इंसान को, हर एक शख्स को एक गूंजती सी आवाज़ सुनाई देती है और वो कुछ और नहीं, वो थप्पड़ था जो कि अभी अभी मैडम जो ने विंग को मारा था। पहले दिन ही थप्पड़ खा लिया, आगे पता नहीं क्या क्या खाते रहेगा। खैर आगे के तो यही लोग जाने। अभी मैं इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।